एक बार फिर से मैं आपके लिए एनसीईआरटी बुक लेकर के आया हूं। आज मैं इस एनसीईआरटी बुक के सीरीज़ में दोस्तों एनसीईआरटी बुक की पॉलिटी सब्जेक्ट लेकर के आया हूं। पॉलिटी सब्जेक्ट 6 क्लास की पॉलिटी है और इसमें हम देखेंगे दोस्तों स्थानीय सरकार और प्रशासन। तो जैसा कि आप जानते हो मैं आपके लिए एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ चला रहा हूँ और उसी सिलसिले में दोस्तों मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ। और जैसा कि आप जानते हो मैं एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, महत्वपूर्ण कंटेंट जो होता है उसको अच्छे से डिस्कस करता हूँ और अच्छे से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। और ये जो एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ चला रहा हूँ मैं, ये उन दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सीटेट या किसी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ अन्य वनडे एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेगी दोस्तों। तो चलो आज हम इस वीडियो में दोस्तों इस सीरीज में एनसीईआरटी बुक 6 क्लास की पॉलिटी लेकर के आया हूँ। 6 क्लास की पॉलिटी में दोस्तों हम पढ़ेंगे स्थानीय सरकार और प्रशासन, जो 6 क्लास का 5th नंबर का चैप्टर है दोस्तों। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए और स्थानीय शासन एवं प्रशासन, पंचायती राज क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। प्रतिनिधि दोस्तों जिसका जब हम चुनाव के माध्यम से जिसको वोट देते हैं, वोट दे करके जिसको हम सरकार में बिठाते हैं, अपने क्षेत्र से जिसका हम चुनाव करते हैं, वो हमारा प्रतिनिधि होता है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं, यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर में हम ग्राम के बारे में बात करेंगे। ग्राम का जो मुखिया होता है, ग्राम में जिस प्रतिनिधि को हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और दोस्तों ग्राम में जो वोट होते हैं उसमें हम प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ग्राम को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, यानी कि ग्राम में जो ग्राम सभा का जो चुनाव होता है उसमें हम प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो चलो हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो जैसे इमेज में दिखाया गया है कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं और सामने बहुत से लोग बैठे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लोग जो सामने बैठे हुए हैं, इन बहुत से लोगों को, जहाँ पे भीड़ आपको अधिक दिख रही है, इनको कुछ समझाने का प्रयास कर रहे होंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी सभाएं चल रही हैं, महत्वपूर्ण सभाएं चल रही हैं ग्राम सभा के द्वारा, जिसमें सभी ग्रामवासी प्रतिभाग कर रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए ये सभाएँ की जा रही हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ग्राम पंचायत के बाद, जो पंचायत का चुनाव था, पंचायत के बाद की बात हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। तो जो ग्राम में जिसका जो मुखिया होता है वो पंचायत के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ग्राम प्रधान होता है वो किसी एक पंचायत का मुखिया होता है। तो उस पंचायत के चुनाव के बाद वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ग्राम सभा क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे देखो क्या जानकारी दी गई है। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्चे का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। तो आप देख रहे हो जो ग्राम का मुखिया होता है वो जो है दोस्तों वहाँ की जो समस्याएं होती हैं उसको बताता है और उसके बाद वहाँ पर उसके काम में जो खर्च लगेंगे उसकी चर्चा करता है और फिर यह बताता है कि यह सड़क जो है गांव के मुख्य सड़क को जोड़ती है। यानी आप भी जानते होंगे कि जो जितने भी आज गांव हैं उन गांवों को, सभी गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने का एक काम भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है कि सभी गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए। वही यहाँ पर किया जा रहा है कि यह सड़क यानी कि गांव की सड़क जो है मुख्य सड़क से जोड़ती है और इसके बाद पानी की कमी पर भी चर्चा की जाएगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर गांव के मुखिया द्वारा, गांव के सरपंच द्वारा किस तरीके से बताया जा रहा है कि गांव को जो है मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। आगे देखते हैं
गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी है, समस्या बहुत बड़ी है। हैंडपंपों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरु नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। तो आप देखो उस गांव में जो है पानी की भी समस्या है और पानी की समस्या के लिए महिलाओं को बहुत दूर जाना पड़ता है और वो बहुत दूर जा कर के पानी लाती हैं। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरु नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर देते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर देते हैं और कुओं को साफ कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, जब गांव की बैठक होती है तो हर किसी को बोलने का अधिकार होता है, हर किसी को बोलने का अधिकार मिल रहा, हर व्यक्ति अपने अपने विचार दे सकता है, जैसा कि यहाँ पर हर कोई अपना विचार प्रस्तुत कर रहा है। आगे तिजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता है। ये समस्या दोस्तों भारत के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलती है और आपके क्षेत्र में भी देखने को मिलता होगा कि प्रत्येक वर्ष जो पानी का स्तर होता है वो नीचे चला जाता है और पानी की समस्या हर साल बढ़ती जा रही है। जितना पानी ज़मीन में रिस के जाता है, हम उसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र में एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। तो देखो अनवर एक नया तरीका बताने जा रहा है जो महाराष्ट्र से देख करके आया है। उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी कि वाटर शेड कहते हैं। तो देखो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, जल संवर्धन विकास कार्यक्रम। ये जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जिसे वाटर शेड भी कहा जाता है। इसके द्वारा जो जल फालतू बहता रहता है उसको बचाया जा सकता है। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया है। उसके भाई के गांव के लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां भी बनाई थी। उसको सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। तो देखो जो अनवर ने बात बताई, जो भारत सरकार द्वारा ये जल संवर्धन विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये सबको अच्छा लगा और ये भारत द्वारा चलाया गया वाटर सेट कार्यक्रम के लिए भारत सरकार पैसा भी देती है ताकि फालतू जल जो बहे उसको रोका जा सके। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना, जैसा ही सूची में दर्ज नाम। आप देखो यहाँ पर इमेज में किस तरीके से ग्राम का मुखिया जो है, सरपंच सबको बता रहा है और सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हाँ ये बात सही है या ये बात गलत है। सूची पढ़ना शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसुर फुसुर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे धीरे से कहा। तो देखो दोस्तों, इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है जब नटवर के पास टेलीविज़न है, उसके पास मोटरसाइकिल है, तो वो आदमी गरीबी रेखा के नीचे नहीं आ सकता। और ये भारत सरकार की गाइडलाइन भी है कि उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होंगी जो भारत सरकार की सूची है उसमें से अगर वो चीज़ें पाई जाती हैं उसके पास तो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर यहाँ के लोग भी चर्चा कर रहे हैं। सरोज ने सूखी भाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है। तो देखो दोस्तों, ज़मीन भी अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप भी गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते हो। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है।
पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। तो देखो, जो गरीब है, जिसके पास वो खेत नहीं है, गाड़ी नहीं है, टीवी नहीं है, वो गरीबी रेखा की सूची में आता है। सूखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है। अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। तो आप देखो, जो बिरजू था दोस्तों, उसके पास ज़मीन थी, पैसे थे, गाड़ी थी, सब कुछ था, लेकिन उसका भी नाम गरीबी रेखा की सूची में आ गया, जो कि भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसमें नहीं आता। और ओम प्रकाश के पास कुछ भी नहीं है और उसका नाम सूची में नहीं आया। इस वजह से लोग जो है गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि वो गरीबी रेखा की सूची में नाम आए, वो इसका हकदार बनता है। आगे देखते हैं। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसुर फुसुर हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाहें रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर वह कई बार गया और हर बार वहाँ पर ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश के परिवार की आय। तो दोस्तों, सरपंच अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करने जा रहा है। वो कह रहा है कि ओम प्रकाश की आय कितनी है, यानी कि उसकी आय देखी जाए, उसकी आय देखी जाएगी ओम प्रकाश की, और अगर वह सरकार के द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो गरीबी रेखा के नीचे जो व्यक्ति आते हैं, उनकी आय कितनी होनी चाहिए, वो एक मानक है जो भारत सरकार द्वारा मानक तय की गई है। उस आय के नीचे आने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई हैं, इसको देखते हैं। ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उनमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ, तो वह क्या गड़बड़ी थी? बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा, सूरजमल के पास जो है टीवी थी और गाड़ी थी। सरोज ने सूरजमल को बोलने के लिए कहा, फिर भी वह चुप क्यों रहा? क्या आपने ऐसी अन्य घटनाएं देखी हैं जहां लोग अपने लिए ही बोल नहीं पाते? आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? इंसान को बोलने में कौन सी चीज़ रोकती है? तो देखो दोस्तों, ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके भी दिल को छू लेंगी, और बिल्कुल ऐसा होता है। हर ग्राम सभा में और हर क्षेत्र में ऐसी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ग्राम सभा जो होता है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। उसके बारे में देखते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो ग्राम सभा दोस्तों वो होती है जिसमें उस ग्राम पंचायत में, यानी कि उस गांव में रहने वाले सभी वो व्यक्ति जो बड़े हैं, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो व्यक्ति आते हैं और वो व्यक्ति उस सभा में भाग लेते हैं। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा गांव हो सकते हैं। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की सभा की बैठक अलग होती है। बिल्कुल ऐसा होता है। जो भारत में कई राज्य हैं और सभी राज्यों में हर गांव की सभा जो है उसकी बैठक अलग अलग तरीक़ों से होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, तो देखो दोस्तों, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो जाती है, वो वोट देने का अधिकार भी प्राप्त कर लेता है, उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है।
जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो। तो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र होनी चाहिए और उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और आपका नाम मतदाता सूची में है तो आप वोट डालने का अधिकार रखते हो और आप वोट कर सकते हो। वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो देखो दोस्तों, ग्राम सभा का सदस्य कुछ इस तरीके से होते हैं और ग्राम सभा एवं पंचायत कुछ इस तरीके से होती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर एक ग्राम पंचायत जो होता है वो कई वार्डों यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी होती है। तो बिल्कुल दोस्तों, एक ग्राम पंचायत में कई वार्ड हो सकते हैं और वो ग्राम पंचायतों से उनका क्षेत्रफल कम होता है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो दोस्तों, जो यहाँ पर वार्ड पंचायत की बात हो रही है, एक तो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है जिसे हम प्रधान कहते हैं, जो ग्राम का मुखिया होता है। और यहाँ पे जो वार्ड होता है, वार्ड में हर वार्ड में एक प्रतिनिधि होता है। दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है उन्हीं के साथ साथ एक सदस्य जैसे पद का भी चुनाव होता है। तो जो वार्ड होता है दोस्तों, वो हम सदस्य के रूप में उनका चुनाव करते हैं। जो एक ग्राम सभा में कम से कम आपको 10 या 12 वार्ड दिखते हैं और प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य होता है जो उस वार्ड का प्रतिनिधि चुना जाता है। और उसके बाद दोस्तों, ग्राम पंचायत में एक मुखिया भी होता है जिसका चुनाव हम वोट दे करके करते हैं दोस्तों। और वो ग्राम प्रधान जो होता है, सरपंच होता है दोस्तों, वो जो है 5 साल के लिए। तो यहाँ पर देखो, ग्राम पंचायत का गठन जो होता है वो 5 साल के लिए करते हैं, यानी उसका कार्यकाल दोस्तों 5 साल का होता है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा है कि जो सरकारें होती हैं, सरकार 5 साल की होती है, उसी तरीके से जो हमारा ग्राम पंचायत का चुनाव होता है ये भी 5 साल के लिए होता है। ग्राम पंचायत का मुखिया जो होता है वो भी 5 साल तक का सदस्य रहता है दोस्तों। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का ही सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम होता है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाकर और जो भी चर्चा एवं निर्णय हो उनका रिकॉर्ड रखना। तो बिल्कुल दोस्तों, एक ग्राम सचिव भी होता है प्रत्येक गांव में। ग्राम पंचायत यानी मुखिया के अलावा ग्राम सचिव होता है जो हर पंचायत में आपको देखने को मिलते हैं। और इनका चुनाव जो है दोस्तों नहीं होता, इनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है, ग्राम सचिव की। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु आगे क्या चीज़ है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखती है। बिल्कुल, ग्राम पंचायत का मुखिया जो होता है वो क्या करना चाहता है, आगे क्या काम करेगा, वो ग्राम सभा की बैठक में बताता है और सबको इसकी जानकारी होती है और ये ग्राम पंचायत को बताना भी चाहिए। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं उसे गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी कर सकती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेही बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। तो देखो दोस्तों, किस तरीके से ग्राम पंचायत जो होती है और ग्राम सभा मिलकर के काम करती है और ग्राम सभा का क्या रोल होता है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ग्राम पंचायत के बारे में आगे क्या और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों के विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम करती है। तो देखो दोस्तों, अभी हम पंचायत के बारे में देख रहे थे,
और अब हम ग्राम पंचायत के बारे में देख रहे हैं। तो जो ग्राम पंचायत होता है उसकी नियमित रूप से बैठक होती है और उसके बाद विकास कार्यक्रम भी लागू करती है ग्राम पंचायत। और जो दोस्तों ग्राम पंचायत होता है उस तो सभी पंचायत के कामों को स्वीकृति भी दे रही है यहाँ पर, क्योंकि ग्राम सभा में दोस्तों उस क्षेत्र में या उस गांव में आने वाले सभी लोगों की सहमति होनी चाहिए। जब तक लोगों की सहमति नहीं होगी तब तक वो काम आप नहीं कर सकते, और उस काम को करने के लिए सभी ग्रामवासियों की सहमति अगर होगी तभी पंचायत उस काम को कर सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो इस इमेज में दोस्तों, यहाँ पर एक महिला है जिसको अवार्ड मिल रहा है। तो ये महिला देखते हैं ये महिला कहाँ का है और किस लिए इसे अवार्ड मिल रहा है। महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्रधानों के लिए दोस्तों जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसे निर्मल ग्राम पुरस्कार मिलता है दोस्तों, अपने ग्राम सभा में अच्छा काम करने के लिए, उत्कृष्ट काम करने के लिए दोस्तों। जैसा कि अभी आपने देखा इमेज में, अच्छा काम करने के लिए उसे पुरस्कार मिला। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं, उदाहरण के लिए निर्माण समिति। तो ये भी आपने देखा होगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जो ग्राम सभाएं होती हैं वहां जो काम होता है दोस्तों उस समितियों के माध्यम से होता है। समितियां बनती हैं, समिति में कुछ सदस्य होते हैं और उनकी देखरेख में ये सभी काम होते हैं। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र या भवन बनवाना है, तो यह काम निर्णय समिति करेगी। कौन करेगा दोस्तों? निर्णय समिति, क्योंकि निर्णय समिति बनाई गई है तो ये काम निर्णय समिति लेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। तो आप देख रहे हो दो तरह के सदस्य हैं दोस्तों। कुछ तो सदस्य ग्राम सभा के हो रहे हैं इस समिति में, और कुछ सदस्य जो है पंचायत के होते हैं। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या काम किया। तो हरदास ग्राम की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे वो क्या आपको याद हैं? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। तो आप देख रहे हो कि ग्राम पंचायत में कौन कौन लोग बैठते हैं और कौन कौन लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो इस बैठक में दोस्तों कौन कौन आ रहा है? सरपंच आ रहे हैं, पंच आ रहे हैं और सचिव आ रहे हैं। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुएं साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरे करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने इसके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज भी करवा दिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के अस्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से इसके बारे में योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ग्रामवासियों ने यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो खंड विकास अधिकारी जो होते हैं दोस्तों वो जो है ग्राम के बारे में, मतलब उस क्षेत्र में आने वाले सभी गांवों के विकास के बारे में काम करते हैं और उस पर दिशा निर्देश देते हैं और वहाँ पर जो फंड आता है दोस्तों उसको भी स्वीकृति करते हैं। तो देखो कौन दोस्तों? ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी, जो प्रत्येक ब्लॉक में एक होते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। आप देखो यहाँ पर इमेज में, यहाँ पर किस तरीके से लोग विकास के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ पर इस
दोस्तों जैसे ये सूखा क्षेत्र है, इस सूखे क्षेत्र को किस तरीके से यहाँ हरा भरा बना दिया गया है, इस इमेज में आप देख सकते हो उसको। अब यहाँ पर आगे कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं छूट गए हैं दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। ग्राम पंचायत के काम, ग्राम पंचायत के क्या क्या काम हो सकते हैं। ग्राम पंचायत में सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव किया जाता है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, ग्राम के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ये सब चीज़ें दोस्तों ग्राम पंचायत के काम में आता है। अब आगे देखते हैं ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या क्या है। घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले करों से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी भवनों, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, ये सब दोस्तों जो पैसे आते हैं, इन सब से ग्राम सभा में की इनकम होती है और उस पैसे को जो है सरकार के माध्यम से फिर से ग्राम सभा में आता है। तो हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए, क्या आपको लगता है कि ये निर्णय लेने जरूरी थे? और ऊपर दिए गए विवरण में से एक प्रश्न बनाइए जो अगली ग्राम सभा की बैठक में लोग पंचायत से पूछ सकते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण चर्चाएं थी दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से एक ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा क्या क्या निर्णय लेती है, ग्राम पंचायत क्या क्या काम करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जो पंचायत होती है, पंचायत के 3 स्तर हैं और पंचायत के वो 3 स्तर कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। हरदास ग्राम की सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आती है, पंचायती राज्य व्यवस्था। जो पंचायती राज व्यवस्था होती है, इसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत होता है। लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता है दोस्तों ग्राम पंचायत। तो ये जो लोकतांत्रिक सरकार बनती है जिसमें लोग सीधे भाग लेकर के अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उसमें सबसे पहला स्तर जो आता है दोस्तों, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ग्राम पंचायत की होती है। और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर आता है विकास खंड का। तो देखो दोस्तों, जो विकास खंड होता है इसका दूसरा स्तर होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहा जाता है। तो जो विकास खंड का स्तर होता है दोस्तों, वो जो है जनपद स्तर पर होता है या पंचायती समिति के नाम से भी जाना जाता है। एक पंचायती समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो एक जनपद में बहुत से ग्राम होते हैं, तो उसी तरीके से एक पंचायती समिति में बहुत से ग्राम हो सकते हैं। तो एक पंचायत में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायती समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद भी होता है। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद जो जनपद पंचायत होता है या पंचायती विकास होता है, इसके ऊपर दोस्तों क्या है, जिला पंचायत या जिला परिषद, यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो 3 तरीके की पंचायती व्यवस्था थी, जैसा कि आपने पढ़ा था, यहाँ पर ऊपर पंचायत के 3 स्तर हैं। पंचायत के तीनों स्तर को आपने यहाँ पर देखा। सबसे पहला मिला है यहाँ पर ग्राम पंचायत दोस्तों, जो ग्राम स्तर पर होता है। फिर दूसरा आता है जनपद पंचायत, जो विकास खंड स्तर पर होता है दोस्तों। इसे पंचायत समिति भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत कई सारे ग्राम पंचायत आते हैं। और उसके बाद सबसे तीसरा और सबसे ऊपर जो होता है दोस्तों, जिला पंचायत एवं जिला परिषद होता है। यह तीसरा स्तर होता है पंचायत स्तर का। पंचायत का तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद दोस्तों जिले का, जिला पंचायत जो होता है एक जिले का स्तर, तो एक जिले का स्तर पर विकास की योजना बनाती है। ठीक दोस्तों, जिला परिषद यानी कि जैसा कि आप देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा स्तर किसका है, जिला परिषद का है। तो
जिला परिषद जो होता है एक जिले के स्तर पर विकास करता है, ये जिले स्तर पर विकास करता है। और जो समितियां होती हैं दोस्तों, वो जो है ब्लॉक स्तर पर काम करती हैं और पंचायतें ग्राम स्तर पर काम करती हैं। तो पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो ग्राम सभाओं को जो राशि मिल रही है, जो उनके विकास के कार्यक्रम हैं, उसमें जिला परिषद एवं दोस्तों जो पंचायत समितियां हैं, ये दोनों बैठ कर के निर्णय लेती हैं और उनको जो जरूरी फंड होता है उसको ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत के जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। तो आपने देखा पंचायत के जो 3 स्तर हैं, नंबर 1 पर आता है पंचायती राज, दूसरे पे आता है पंचायत समिति, तीसरे पे आता है दोस्तों जिला परिषद। और इस तरीके से आज का ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। तो इस चैप्टर में देखा दोस्तों हमने ग्राम सभा के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में। तो ग्राम पंचायत जो होती है दोस्तों, वो हमारी स्थानीय प्रशासन होती है, स्थानीय सरकार होती है। लोकल की सरकार हमारी ग्राम पंचायत ही होती है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी बुक 6 क्लास की पॉलिटी सब्जेक्ट का आज 5th चैप्टर लेकर के आया था दोस्तों मैं, जिसमें स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में देखा। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब हम आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।